तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का हमारे संसाधन यानी कि भूगोल का किताब का क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग चैप्टर 1 और 2 बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3। आज हम लोग चैप्टर 3 बात करेंगे, खनिज और शक्ति संसाधन। इसका हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, तांबा खालिस्तान खनिज है। कौन सा खनिज है? तो धात्विक खनिज है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, कोयला खालिस्तान ईंधन के उदाहरण है। कौन सा ईंधन? तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा खालिस्तान ऊर्जा के स्रोत हैं। किसका है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। चौथा है, मणिकरण खालिस्तान ऊर्जा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो भूतापीय के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगला है टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना, इसको सही उत्तर पर टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अलौह धातु है। कौन सा है? ऑप्शन 1 है सोना, दूसरा है लोएस्क, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है बॉक्साइट। तो कौन सा हो जाएगा अलौह धातु? तो बॉक्साइट हो जाएगा। बाकी ये सब जितना है सब क्या है? लौह है। सोना भी लौह धातु है, ये लोएस्क तो लोहा है ही, मैग्नीज भी लौह है, तो ये क्या है? अलौह है। दूसरा क्वेश्चन है, झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झरिया जो कि झारखंड में है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। झारखंड का तीसरा क्वेश्चन, झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है ना? जादूगोड़ा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये कहाँ पर है? ये पश्चिम सिंहभूम में है ना। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यूरेनियम बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर पाया जाता है। ये भी जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में। ठीक है। अगला है क्वेश्चन आंसर हम लोग, है ना। तीसरा क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें, है ना। तो पहला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन क्या है? ठीक है, चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, उसमें लाते हैं। देखिए, ये है क्लास 8 का भूगोल चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या था हम लोग का? जीवाश्म ईंधन क्या है? ये चीज़ था, जीवाश्म ईंधन क्या है। तो क्या है इसका उत्तर? ऊर्जा के जिन साधनों की उत्पत्ति जैविक तत्वों के सड़ने गलने से हुई है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है। यानी कि लाखों करोड़ों वर्ष बाद यदि कोई वस्तु अगर दबा हुआ है ना, कोई वस्तु दबा हुआ है तो लाखों करोड़ों साल बाद वो सड़ गल कर क्या बन जाता है? जीवाश्म बन जाता है, जैसे कोयला। ठीक है। पेट्रोलियम, कोयला वगैरह कैसे बना है? तो पेड़ पौधा जब गिर जाता है, ठीक है, जंगली जानवर जब मर जाते हैं तो बहुत सारा अचड़ा कचरा क्या होता है? सड़ गल जाता है, सारा क्या होता है? नष्ट होता है। वही उसी से क्या बनता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ये सब बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? तो गैर परंपरागत शक्ति के साधन कौन कौन सा है? एक सौर ऊर्जा है, दूसरा पवन ऊर्जा है, तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा और चौथा है जैव पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा। ये 4 है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम बताएं। ठीक है। तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर होता है? एक गुमला और लोहरदगा। सबसे ज़्यादा यदि बात करेंगे तो लोहरदगा से ये निकलता है। ठीक है, लोहरदगा से निकलता है, उसके बाद फिर गुमला से निकलता है ना। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा था। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, यूरोप के कोयला उत्पादक 2 क्षेत्रों के नाम लिखे हैं। यूरोप जो है ना, यूरोप वहाँ का 2 कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताना है। तो कौन कौन सा? स्पेन एवं पुर्तगाल है। ठीक है। वहाँ का जो कोयला उत्पादन होता है वो कौन कौन सा है? स्पेन है और पुर्तगाल। ये दोनों क्या है? देश है। ठीक है। और यूरोप क्या है? महादेश है ना। जैसे हम लोग जो भारत है वो किस में रहता है? एशिया महादेश में रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक है। संरक्षण मतलब क्या होता है ना? उसको बचाना। ठीक है। संरक्षण मतलब होता है बचाना। तो खनिजों को बचाना क्यों आवश्यक है? तो देखिए उत्तर, खनिजों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों का निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उद्योग की तुलना में खनिजों का निर्माण दर बहुत धीमा है। खनन प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। मतलब क्या है ना, ये जो खनिज जो है अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय मतलब जो एक बार यूज़ किया जाता है, यूज़ करने के बाद वो
ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनवीकरण। तो क्या है, खनिज क्या होता है, अनवीकरण। जैसे कोयला अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो अनवीकरण संसाधन है, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसलिए उसको क्या करना है, बचा करके चलना है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, अंतर बताएं। अब अंतर बताना है, ठीक है, किसका है, लौह और अलोह खनिज, है ना। लौह और अलोह खनिज के बीच हम लोग को अंतर बताना है। तो देखिए, लौह खनिज और इधर अलोह खनिज। तो लौह खनिज क्या होता है, जिन धात्विक खनिज पदार्थ में लौह अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहते हैं, ठीक है। जिसमें लोहा पाया जाता है वो लौह खनिज कहलाता है। जैसे लौह अयस्क, है ना, लौह अयस्क में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये लौह खनिज कहलाएगा। अलोह खनिज, जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश नहीं होता है उन्हें अलोह खनिज के नाम से जाना जाता है, जैसे सोना, चांदी आदि, है ना। इसमें क्या होता है, लोहा का अंश नहीं होता है, ठीक है, इसमें लोहा का अंश नहीं होता है, इसलिए क्या कहलाएगा, अलोह खनिज। जैसे सोना, चांदी आदि, ठीक है, इसमें क्या होता है, लोहा होता ही नहीं है ना। 5वां का ये देखिए, बी नंबर, है ना। बी नंबर क्या है, भारत में लौह खनिजों के विशाल भंडार हैं, ठीक है। लौह खनिज जो है ना, इसमें क्या है, विशाल भंडार है। अगला बीन इसका है अलोह खनिज का, भारत में अलोह खनिज के भंडार सीमित हैं, ठीक है। जबकि अलोह जो है ये क्या है, सीमित है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में ये नहीं है ना। सी नंबर क्या है, ये भूरे रंग के होते हैं। जो लौह खनिज जो होता है वो कौन सा रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। जबकि अलोह खनिज जो है ये कई रंगों का हो सकता है, ये भिन्न रंग के होते हैं, ये कई रंगों का हो सकता है, ठीक है। डी है, रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। लौह खनिज कहाँ पाया जाता है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि लौह खनिज कहाँ पाया जाता है, कौन सा, रवेदार चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अलोह खनिज, ये प्रत्येक प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। जितना भी चट्टान होता है सब में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये कोई भी चट्टान में पाया जाता है। अगला है, इनका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है, ठीक है। लौह अयस्क का जो उद्योग है कहाँ पर उपयोग होता है इसका, इस्पात उद्योग में होता है। जबकि अलोह जो खनिज है, अलोह अयस्क जो है इनका प्रयोग विभिन्न कामों में होता है, ठीक है, कई कार्यों में इसका हो सकता है, ठीक है। देखिए, ये दूसरा है, 5वां का दूसरा है, ठीक है। 5वां का दूसरा है, क्या है, तापीय विद्युत और जल विद्युत में अंतर आपको बताना है, ठीक है। तापीय विद्युत और जल विद्युत में अंतर बताना है। तो देखिए, तापीय विद्युत तथा जल विद्युत दोनों बिजली उत्पादन करने के अलग अलग तरीके हैं। दोनों तरीकों में अलग अलग कारक से टरबाइन को घुमाया जाता है। इसमें जो है ना, टरबाइन लगा होता है दोनों में, और दोनों टरबाइन को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तब जाके क्या होता है, ये विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है। तो देखिए, पहला हम लोग तापीय विद्युत पढ़ेंगे, है ना। देखिए, तापीय विद्युत क्या है, ताप विद्युत में कोयला जलाकर पानी को भाप में बदल दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्री यदि आपके आमने सामने में होगा तो देखिएगा क्या करता है ना, कोयला के द्वारा उसको क्या करता है, जला करके पानी को भाप बनाया जाता है ना, भाप में बदल जाता है। फिर भाप को उच्च दबाव पर टरबाइन के ऊपर ले जाया जाता है। फिर इसको क्या करता है, जो भाप होता है ना वो टरबाइन के सामने, है ना, उसके ऊपर ले जाया जाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमने लगता है। और क्या करता है टरबाइन, वो घूमने लगता है, ठीक है। जैसे कोयला था, कोयले के ऊपर क्या हुआ, पानी चढ़ा दिया, पानी जब भाप बना तो उसके ऊपर क्या किया, टरबाइन को लेते हैं, और टरबाइन जैसे ऊपर गया ना वो क्या करता है, घूमने लगता है। और जब घूमता है तो इससे बिजली उत्पादन होता है, और उससे क्या होता है, बिजली उत्पादन होने लगता है, ठीक है। अगला है जल विद्युत। जल विद्युत में एक बड़े जगह पर डैम बनाकर बारिश के पानी को संग्रह किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या है ना, जल विद्युत क्या करता है, एक बड़ा सा जगह होगा, वहाँ पर क्या होगा, डैम बना करके, और जो पानी पड़ता है उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है। संग्रहित पानी को ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है, ठीक है। अब पानी को क्या करता है ना, टरबाइन को कहीं रख दिया जाता है, और ऊंचाई से क्या करता है, उसको गिराया जाता है पानी को, है ना, जिसके कारण टरबाइन घूमता है, और टरबाइन क्या करता है, घूमने लगता है, और बिजली का उत्पादन होता है। इस तरह से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। इसमें क्या था, भाप के ऊपर उसको रखा जाता था, वो भाप के द्वारा वो बिजली उत्पन्न कर सकता है। और इसमें क्या होगा, टरबाइन में पानी को गिराया जाता है, जल को गिराया जाता है, तब जाके ये क्या होता है, बिजली उत्पादन करता है, जल विद्युत होता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कारण बताएं। आपको कारण बताना है, ठीक है। उसका पहला है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, क्यों, है ना। पेट्रोलियम जो है इसको क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मूल्यवान होते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम तो जान ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या होता है,
मूल्यवान होता है, क्योंकि यह बहुत मूल्यवान होता है। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है, ठीक है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, ठीक है। ये छठा का पहला। छठा का दूसरा देखिए क्या है, जीवाश्म ईंधनों के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन जो है इसको अगर हम लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इसका कारण बताना है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, ठीक है। आपको पहले ही बताया है जीवाश्म ईंधन क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, अनवीकरणीय स्रोत है। और अब हमारे पास इनके सीमित भंडार ही बचे हैं। अब क्या है ना, ऐसे कोयला पेट्रोलियम क्या है, ये सीमित मात्रा में ही बचे हैं, यह शीघ्र रिक्त हो जाएंगे, है ना, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। जैसे कोयला को जलाएंगे ना तो धुआं में क्या होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है और क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फर के ऑक्साइड होता है, ये सब होता है, उत्पन्न होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, है ना, सल्फर का जो ऑक्साइड होता है ना वो क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। और वे अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। उसको क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है, वर्षा का कारण बनते हैं, जिससे हमारे जल और मृदा के संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हम लोग के ऊपर और जो मिट्टी है उस पर क्या करता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में हानिकारक कणिकाएं और धुआं प्रदूषण फैलाते हैं, जिस कारण कई तरह के श्वसन संबंधी रोग फैलते हैं। इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, जो सोए हुए व्यक्ति को कमरे में मौत हो सकती है, ठीक है। मतलब क्या है ना, अगर जीवाश्म ईंधन को ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे कोयला, ये सब कुछ ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये तो क्या है, अनवीकरण संसाधन है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कम यूज़ करना है। और इससे क्या निकलता है, कार्बन निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, सल्फर के ऑक्साइड, ये सब निकलता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है ना। अम्लीय वर्षा से क्या होता है, हम लोग को तो नुकसान होता ही है, साथ साथ में मिट्टी को भी नुकसान हो जाता है। यदि आप ना कमरे में यदि कोयला को जला करके रखे हैं, या फिर है ना कोयला जला कर रखे हैं और कमरा पूरा बंद है, चारों तरफ से बंद है, तो वहाँ पर जो इंसान सोएगा ना उसका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से ना उसका मौत हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ना, ऐसे होता है, ठीक है। देखिए 7 का, आप 7 हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ेंगे क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है, उदाहरण स्पष्ट करें। मतलब उदाहरण के साथ आपको परंपरागत और गैर परंपरागत साधन क्या है उसको आपको बताना है। तो परंपरागत ऊर्जा और इधर क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा, ठीक है। ए नंबर, ऊर्जा के परंपरागत साधन कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति और अणुशक्ति है ना। तो परंपरागत साधन कौन सा हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, खनिज तेल हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, ये सब आ जाएगा, है ना। और इसमें गैर परंपरागत में क्या आ जाएगा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा आदि इसमें आएगा, ठीक है। देखिए बी नंबर क्या है, ये साधन समाप्य साधन है, इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जाता है। मतलब ये तो जैसे इसको यूज़ करेंगे वो दोबारा इसको यूज़ नहीं कर सकते और ये ख़त्म हो सकता है ना। ये असाम्य, ये क्या है, असमाप्य साधन है, इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। इसका उपयोग जो है ना हम लोग बार बार कर सकते हैं, है ना। देखिए सी नंबर है, इनका प्रयोग आदिकाल से हो रहा है ना। इनका प्रयोग क्या है ना, बहुत समय से हो रहा है, ठीक है, आदिकाल से। इनका प्रयोग हाल के कुछ समय से हो रहा है। इनका प्रयोग क्या होता है कि हाल के कुछ समय से हो रहा है। डी नंबर, इनसे प्रदूषण होता है। इनसे क्या होता है, प्रदूषण। कोयला जलाते हैं तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है ना। धुआं से क्या निकलता है, सल्फर निकलता है, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब निकलता है। और इसका है, यह प्रदूषण मुक्त साधन है, ठीक है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। देखिए 7 का 2 नंबर, 7 का 2 नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्या है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिज का उल्लेख भी करना है, ठीक है। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज किसको बोलते हैं, पहले ये जानिए। तो देखिए धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज वे हैं जिनसे लोहा और सोना जैसी धातुएं निकलती है, जो तन्य उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, ठीक है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और ये क्या होता है, तन्य होता है। तन्य मतलब क्या होता है ना, तन्य मतलब उसको हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सोना को यदि पिघला देंगे ना उसको क्या कर सकते हैं, उस तार के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। सोना चांदी ये सब को क्या करते हैं, तन्य है, ये खींच सकते हैं। ये क्या है, अधात्विक खनिज का बहुत व्यापक उद्योग है। फॉस्फेट, पोटाश, नमक, सिलिका और हीरे, बालू और
बजरी अधात्विक खनिज हैं। ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। नंबर बी, ये दृश्य प्रकाश में अपारदर्शी तथा पॉलिश करने के बाद परावर्तक होती है। ठीक है, ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है, मतलब दिखता नहीं है, और ये पॉलिश करने पर क्या होता है? ये दिखने लगता है। इसमें है ये अपेक्षाकृत कमजोर तथा उष्मा और विद्युत की कुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक। इसमें लिखा हुआ था विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक मतलब इसमें क्या होना? करंट आराम से पार होगा, विद्युत आराम से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। जबकि इसमें क्या हो जाएगा? विद्युत इसमें पार नहीं हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं, है ना। अब झारखंड की बात करें, झारखंड, तो झारखंड धात्विक खनिज के मामले में दूसरे राज्यों से आगे है ना। जितने भी राज्य है भारत में, सबसे आगे कौन सा है? झारखंड। यहाँ भारत का कुल खनिजों में 40% खनिज अकेले देता है। आपको पहले भी दूसरा चैप्टर में आपको बताए थे कि झारखंड जो है खनिजों में कितना देता है? 40% खनिज देता है अकेले, है ना, देता है। कुछ खनिज जैसे कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, बॉक्साइट आदि हैं। ठीक है, ये सब सारा इसमें क्या है? हम लोग का झारखंड जो है भारत में अग्रणी राज्य है। तो ये है फ्रेंड्स, हम लोग का आज कंप्लीट हो गया चैप्टर 3। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 4 में। ठीक है, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, या फिर आप PDF अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जितना भी PDF है सारा मैं टेलीग्राम से ही अपलोड कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।